नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर और पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश जांदू। हमने जो दूसरा अध्याय पढ़ा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसमें हमने पार्ट 7 पढ़ा था या पार्ट 7 पढ़ा था। उसमें वो शुरू का 4-5 मिनट का क्या है, वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ नहीं दिखाई देने की वजह से मान लो आपको असुविधा हो गई, और उस असुविधा के लिए मैं खेद है। तो उसका जो 5-7 मिनट को वीडियो बाकी रहा है वो वापस शुरू से देख लीजिए एक बार। हमने वो 7 में विश्व की प्रमुख जनजातियां था, पार्ट दूसरा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां। ये पार्ट 7 है, ध्यान रहे। कौन सा पार्ट है? भाग 7 या पार्ट 7 है। जो थोड़ा शुरू का 4-5 मिनट का वीडियो साफ नहीं आ सका, इसीलिए असुविधा हुई थी आपको देखने में, तो उसके लिए ये पुनः बनाया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए। हमने एस्किमो पढ़ ली थी, हमने बुशमैन पढ़ ली थी, हमने भील पढ़ ली थी, और गोंड भी सारी पढ़ ली थी। अब गोंड में जो शुरू का है 4-5 मिनट का वीडियो, वो साफ नहीं आने की वजह से वापस बनाया गया। देखो, गोंड आज कौन सी जनजाति है? गोंड। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति अगर आपसे पूछ ले किस शब्द से हुई है, गोंड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो गोंड शब्द की उत्पत्ति जो जिस शब्द से हुई है वो है खोंडा। गोंड शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? खोंडा। अगली बात में, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। जैसे आपने पहले पढ़ा था ना कि भील जनजाति की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। तो उसी प्रकार गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? वो खोंडा शब्द से हुई है। किस शब्द से? खोंडा शब्द से हुई है, और जिसका तात्पर्य क्या है? पहाड़ी। जिसका तात्पर्य क्या है? पहाड़ी। तो देखो, हमने पहले पढ़ा था कि भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भील थे वो तीरंदाजी में निपुण होने के कारण, तीरंदाजी में निपुण होने के कारण उनकी, या मान लो उस शब्द की उत्पत्ति का मतलब ये तीरंदाज। तो तीरंदाज का तात्पर्य यही होता है कि वो तीर कमान में या तीरंदाज में निपुण है, तीर कमान में या तीरंदाज में निपुण है। जो गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है। किससे? खोंडा से हुई है, और खोंडा का मतलब है पहाड़ी। तो इसका मतलब ये अनुमान लगा लो आप, जो गोंड है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। किस क्षेत्रों में? जैसे द्रविड़न भाषा के बिल्लू से भील की उत्पत्ति हुई थी, इसका मतलब वो तीरंदाज या तीर कमान में निपुण है। उसी प्रकार खोंडा का तात्पर्य है पहाड़ी, तो इसका मतलब ये है ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। आगे बात समझ में, आगे देखो। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, बड़ा जनजातीय समूह। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो गोंड है। कौन सा है? गोंड है। विश्व में अगर सबसे बड़ा अगर कोई जनजाति का समूह है तो वो गोंड है। गोंड की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका मतलब है पहाड़ी। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगर विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह पूछे तो गोंड है, आप बता देना। अगली बात समझ में, आगे देखो। गोंड अपने आप को कोल या कोयटूर कहते हैं। गोंड अपने आप को क्या कहते हैं? कोल कहते हैं, या क्या कहते हैं? कोयटूर कहते हैं। गोंड अपने आप को क्या कहते हैं? कोल या कोयटूर कहते हैं। ध्यान रखना, जैसे गोंड अपने आप को क्या कहते हैं? कोल या कोयटूर कहते हैं। जो भारत में जनजाति निवास करती है उसको हम गोंड कहते हैं, गोंड कहते हैं। लेकिन गोंड भारत में जो जनजाति निवास करती है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, उसको गोंड कहते हैं। लेकिन गोंड खुद अपने आप को क्या कहते हैं? कोल या कोयटूर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये गोंड जनजाति के 2 उपनाम हो गए कि गोंड जनजाति उपनाम, तो कोल या कोयटूर। क्यों? क्योंकि गोंड जनजाति के लोग अपने आप को कोल या कोयटूर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से हुई है, जिसका मतलब
पहाड़ी। इसका मतलब ये हो गया पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। किस क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। आगे बात सुनने, जैसे हमने पहले पढ़ा था भील, तो हमने ये पढ़ा था भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज, अर्थात वो तीर कमान में निपुण थे और ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। गोंड अपने आप को क्या कहते हैं? तो गोंड अपने आप को कोल या कोयटूर कहते हैं। आगे बात में अब क्या है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन के पश्चात यह पता चलता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन के पश्चात यह पता चलता है कि गोंड जनजाति ने भी कई जगह शासन किया था। गोंड जनजाति ने भी कई जगह शासन किया था। गोंड जनजाति ने कई जगह शासन किया था। अब वो किस किस जगह किया था शासन? एक तो जो गोंड जनजाति ने शासन किया था वो किया था गढ़मांडला, खेड़ला, देवगढ़ और एक चौथा है वो चांदा। तो गोंड जनजाति ने कहाँ कहाँ शासन किया था? तो गोंड जनजाति ने 4 जगह शासन किया था, गढ़मांडला, खेड़ला, देवगढ़ और चांदा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 क्षेत्र गोंड जनजाति द्वारा शासित क्षेत्र है। मनुष्य जिस क्षेत्र में शासन कर चुका है वो उसका शासी क्षेत्र है, वो उसका शासी क्षेत्र। जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ पर महाराणाओं का शासन था, महाराणा प्रताप का शासन था। तो इसका मतलब ये हो गया मेवाड़ महाराणा प्रताप द्वारा शासित क्षेत्र है, मेवाड़ महाराणा प्रताप द्वारा शासित क्षेत्र है। तो उसी प्रकार गोंड जनजाति ने भी कई जगह शासन किया था। कितने जगह? 4 जगह किया था, गढ़मांडला, खेड़ला, देवगढ़ और चांदा। अब पूछ ले, यह शासन कब से कब तक किया था? तो जो गोंड जनजाति ने शासन किया था वो 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच किया था। कब से लेकर कब तक? 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच किया था। गोंड जनजाति ने कब से कब तक शासन किया था? 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। कितनी जगह शासन किया? 4 जगह, गढ़मांडला, खेड़ला, देवगढ़ और चांदा। तो अब आपसे प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं, गोंड जनजाति द्वारा शासित क्षेत्रों के नाम बताओ। तो आप सीधा बता देना, गढ़मांडला, खेड़ला, देवगढ़ और चांदा। आपने इससे पहले भील जनजाति भी पढ़ी थी और भील जनजाति में आपने ये पढ़ा था डगारिया, डूंगरपुर, देवा, उदयपुर, कोटिया, कोटा, बांसिया, बांसवाड़ा, इन जगहों पर भीलों ने शासन किया था। तो भीलों की भांति ही गोंड जनजाति ने भी शासन किया था। वो शासन 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक किया था। कहाँ किया था? गढ़मांडला, खेड़ला, देवगढ़ और चांदा में किया था। आगे बात में देखो, 1940 में मराठाओं के प्रभुत्व के बाद गोंड जनजाति हाशिए पे चले गए। या हाशिए पे कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है, उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाए तो एक तो देखो पहले उसकी स्थिति कैसी थी, जब उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता था, बहुत शानदार थी। अब उसका बिजनेस फेल हो गया तो आज उसकी स्थिति कैसी है? वो एकदम किनारे पे, हाशिए पे आ गया। वो किनारे पे या हाशिए पे आ गया। आगे बात हमने, तो पहले इन्होंने शासन किया था 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। अब मराठों का प्रभुत्व आ गया, यानी मराठों का प्रभुत्व था इस टाइम। आगे बात सुनने, और इस समय अंग्रेजों का भी शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का भी शासन था। तो अंग्रेजों के शासन एवं मराठों के प्रभुत्व के कारण ये कहाँ चले गए थे? हाशिए पे चले गए। कहाँ चले गए? हाशिए पे चले गए। वापिस समझिए जो आपको साफ नहीं दिखाई दिया, गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी, अर्थात ये पहाड़ों में निवास करते हैं। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, तो वो गोंड है। गोंड अपने आप को क्या कहते हैं? कोल या कोयटूर। हम तो गोंड कहते हैं, लेकिन गोंड खुद अपने आप को क्या कहते हैं? कोल या कोयटूर कहते हैं। गोंड जनजाति ने भी कई जगह शासन किया था। कितनी जगह किया था? 4 जगह किया था। गढ़मांडला, देवगढ़, खेड़ला और चांदा में किया था। कब से कब तक किया था? तो 16वीं से लेकर 18वीं
शताब्दी के मध्य किया था। 1940 के पश्चात ये हाशिए पे आए थे। हाशिए का मतलब है किनारे पे आए थे। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिया, कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में फ्लॉप हो जाए तो एकदम किनारे पे आ जाता है। क्यों हाशिए पे आए? क्योंकि एक तो मराठों का प्रभुत्व होने की वजह से और एक अंग्रेजों का शासन होने की वजह से ये हाशिए पे चले आए। ठीक है दोस्तों।